देखिए, रांची से बड़ी खबर है। रिम्स पहुंची झारखंड सीआईडी की टीम। एडमिशन से जुड़ी गड़बड़ी का आरोप है। पिछले साल शिकायत पर एक्शन लिया जा रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स और यहां सीआईडी की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक रिम्स में एडमिशन में गड़बड़ी के मामले में जांच में सीआईडी की टीम जुट चुकी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र का उपयोग कर एडमिशन के मामले सामने आए थे और साथ ही रिम्स में टेंडर घोटाले की जांच को लेकर भी सीआईडी की टीम ने अपनी दबिश दी है। रिम्स डायरेक्टर और रिम्स के डीन के चैम्बर में सीआईडी की टीम पहुंची और अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगाला है और उनके साथ पूछताछ भी की है। पिछले साल जो 25 बैच का एडमिशन हुआ था अंडर ग्रेजुएट में, उसमें कुछ छात्रों के बारे में कंप्लेन आया था, जिसमें एक काजल कुमारी थी जिनका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लेन था। तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ, वो गलत पाया गया तो उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। दूसरा था पप्पू कुमार, जिनका फिजिकली हैंडीकैप के बारे में कंप्लेन था, उसका रिम्स में जांच हुआ, उसका सही पाया गया। और तीसरा कैंडिडेट है आशीष कुमार, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट पर ही कंप्लेन था, साहिबगंज डीसी को भेजा गया है, वहां से रिपोर्ट आना बाकी। सर, ये दो जो हैं ये कौन से बैच के हैं सर? सब तीनों जो हैं 25 बैच 2025 बैच के। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस। डेंटल वाला भी कोई था। रिम्स में एडमिशन में गड़बड़ी और साथ ही टेंडर घोटाले मामले की जांच को लेकर अब सीआईडी की टीम रेस हो चुकी है और सीआईडी की टीम आज रिम्स के डायरेक्टर ऑफिस पहुंची है। तो बता दें कि यहाँ पर जो 4 सदस्यीय टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। खासतौर से जो एडमिशन के नाम पर गड़बड़ी हुई है उसे लेकर जांच की जा रही है। बता दें कि सीआईडी की टीम जो है वो ये जांच कर रही है कि रिम्स में किस तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र का उपयोग कर जो छात्र हैं वो एडमिशन ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो सीआईडी की टीम है डायरेक्टर चैम्बर में मौजूद है और उनसे पूछताछ कर रही है। तो साथ ही तमाम दस्तावेजों को भी खंगालने का काम इस वक्त सीआईडी की टीम कर रही है। बता दें कि पिछले वर्ष ही 2 छात्राओं का मैटर जो है वो सामने आया था, जिसमें कि काजल कुमारी और डेंटल की ओली विश्वकर्मा थी, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन लिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो टेंडर मामले को लेकर भी इस वक्त जो जांच है वो की जा रही है कि रिम्स में जो टेंडर हुए थे क्या उनमें किस तरह की गड़बड़ी थी, क्योंकि गड़बड़ी की बातें सामने आई थी और उस मामले की जांच भी सीआईडी की टीम कर रही है और डीन के चैम्बर में भी जो सीआईडी की टीम है वो मौजूद है और फिलहाल तमाम दस्तावेजों को खंगालने का कार्य किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रिम्स में सीआईडी की दबिश मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सिर्फ रिम्स ही नहीं बल्कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में सीआईडी की टीम जांच कर रही है। मैंने जांच का आदेश दिया था। राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर जो यूजी और पीजी चिकित्सा जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेग दे दिया है। तो ये मामला मीडिया में भी आया था, तो उसी के तहत हमने जांच का आदेश दिया था और 3 मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर कि इसको थोड़ी जांच करो। और बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां राजमहल थाना क्षेत्र के जयराम अडांग गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान रुदल यादव के रूप में की गई है। मृतक के बेटे का आरोप है कि उनके चाचा जमीन पर अतिक्रमण कर जबरन पक्की दीवार का निर्माण कर रहे थे और विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे और कुदाली से हमला कर दिया। काम करने के लिए तो हमको मार के घर मारने लगा। हरिकिशोर यादव, राम अवतार यादव, धर्मराज यादव, धर्मवीर यादव, परमेश्वर यादव। तो हम जान बचा के गड्ढा में कूद गए तालाब में, गोबर का जो होता है,
तो चारों बल से मारने लगा, तब बढ़ा था तो ईटा पत्थर मारने लगा। हम किसी तरह डूब डाब के अपना जान बचाए, चिल्ला लगे बचाओ बचाओ चिल्लाए। तो मेरा बाप दौड़ के आया, तो मेरा बाप को भी मार के गिरा दिया। इसके बाद मेरा भाई दौड़ के आया, मेरा भाई को भी मार के गिरा दिया। खूंटी के तुरपा कुल्डा जंगल क्षेत्र में सड़क के आसपास हाथियों का विचरण हो रहा है, जिससे राहगीर और ग्रामीणों में डर का माहौल है। जंगलों से वन उत्पाद चुनकर आजीविका चलाने वाले परिवारों की परेशानी पिछले करीब 1 सप्ताह से बढ़ती जा रही है। जंगली हाथियों के डेरा जमाए होने से स्थानीय लोग जंगल नहीं जा पा रहे हैं। जंगल से निकलकर जंगली हाथी सड़क पर भी आ रहे हैं, जिससे राहगीरों के साथ अनहोनी का खतरा बढ़ गया है। वहीं कई लोग हाथी के पास जाकर सेल्फी लेकर खतरा भी मोल रहे हैं। रामगढ़ रांची 4 लेन सड़क के टोल प्लाजा के पास कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोग बाल बाल बच गए। टोल गेट पार होने के बाद कार अचानक बंद हो गई। कार सवार लोग गाड़ी को धकेलकर सड़क के किनारे ले जा रहे थे और इसी दौरान ओवर हीटिंग के कारण पहले धुआं उठने लगा और इसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही मिनट में कार जलकर राख हो गई। रांची में पिठौरिया थाना क्षेत्र के सिरांगो गांव में क्रशर कंपनी की ओर से की गई विस्फोट में कई घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोग दहशत में दिख रहे हैं। लोगों ने एकजुट होकर मुआवजे की मांग की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की आर्थिक सहायता इन्हें नहीं दी गई है। इसे लेकर लोगों ने डीसी और खनन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सिरांगो गांव के पास 3 क्रशर चल रहे हैं, जिसे लेकर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से ब्लास्टिंग की गई। लोगों का आरोप है कि इसमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के सिरांगो गांव है, वहां पर इको इंडस्ट्री कोल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक क्रशर है, जिसमें 17 जून को अवैध ब्लास्टिंग की गई थी, जिससे कई घर में जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। उस दिन धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने कहा था कि मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दी गई, ना उस क्रशर कंपनी पर कार्रवाई की गई है। हम लोग आज माइनिंग अफसर से मिले हैं, आदरणीय डीसी साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि माइनिंग जो कंपनी उस पर कार्रवाई भी होगी और मुआवजा भी दी। मुहर्रम त्योहार को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेंसिटिव इलाके सिवनडीही के पास बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में बोकारो के डीसी, एसपी के साथ कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उपद्रवियों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट और लाठीचार्ज जैसे उपायों का भी अभ्यास किया। प्रशासन की ओर से उपद्रवियों को गड़बड़ी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और हम अपनी जो तैयारी है, पुलिस का जो अलर्टनेस है, इसको भी हम देख रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं, ये कितनी तैयार है और इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों में ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति होने से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। जितना भी लाइसेंस गैर लाइसेंस जुलूस है, सभी की बारे में जो विधिवत उनके बारे में जो तैयारी है, उसका जो निष्कासन है, पूरी तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। सभी जगह हम लोग अलर्ट है, सोशल मीडिया पे भी हमारी नजर है। तो मेरा एक ही संदेश है सभी लोगों के लिए, जो असामाजिक तत्व उनके लिए, कि कोई भी बदमाशी करने का कोशिश नहीं करें। हम सख्ती से निपटेंगे और विधिवत अच्छे से कार्रवाई होगी। बोकारो में मुहर्रम को लेकर चास के सभी थानों में शांति समिति की बैठक की जा रही है। इसी क्रम में चास मुफस्सिल थाना में चास एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें एसडीएम ने बताया कि मुहर्रम पर डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जुलूस की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी। प्रशासन ने नशे की हालत में जुलूस में आने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कंप्लीटली तौर पे वर्जित रहेगा। डीजे का सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर निर्देश है, डीजे इस बार नहीं चलेगा किसी भी पर्व में, ना सिर्फ इस पर्व में, ना किसी भी और पर्व में डीजे अलाउड नहीं। पहला तो हमें जो लोग इसमें कुछ विवाद कर सकते हैं उस पर नजर रखनी होती है, जो हर साल कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू कर देते हैं उन पे। दूसरा होगा कि हमें जो तजिया की हाइट है वो कम ही रखनी, संवेदनशील जगह पे सीसीटीवी की और ड्रोन की, ये सब की सारी सुविधा करी है। कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में बैरिकेडिंग भी हमने बहुत अच्छे से कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ जगह
खबर हजारीबाग से है, जहां इचाक थाना क्षेत्र के फुरुका और बरका खुर्द गांव में चोरों ने बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 50 से ज्यादा बिजली पोलों से एल्युमिनियम तार काटकर चोरी कर ली और कुछ जगहों पर तार को जलाकर उसमें से धातु निकालने की कोशिश भी की गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने बिजली विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीओ ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अभी जिस तरह से चोरी का मामला पूरा क्षेत्र में घटना हो रहा है, इससे किसान बहुत दुखित है, क्योंकि यहाँ का रोजगार का माध्यम कृषि ही है। लेकिन प्रशासन जो है इस पर अभी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग जो है बैठक करके निर्णय ले रहे हैं कि इचाक क्षेत्र में जितना भी तार का चोरी हुआ है, जो चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, प्रशासन उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग उग्र होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी बिजली के बिना जीवन क्या हो सकता है सभी को पता है। आज जिस तरह से चोरों अंजाम दे रहे हैं हर एक गांव में चोरी का तार का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करे, ताकि ऐसे आगे घटना ना घटे, ताकि जीवन अस्त व्यस्त ना हो बिजली के दिन में। खबर जामताड़ा से आपको बताते हैं, जहां नाला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन स्थलों पर डोजरिंग अभियान चलाया। ईसीएल के बंद पड़े कोयला क्षेत्र में अवैध खनन चल रहे थे। ईसीएल पांडेश्वर, सीआईएसएफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अभियान के दौरान करीब 12 से ज्यादा अवैध खदानों के मुहानों को जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी डालकर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे। कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग में कुल 262 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित समारोह में 151 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने पूरे बजट का 60% सैलरी में खपत करती है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनहित में कैसे बेहतर काम करें। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए योग्य मानव संसाधन की जरूरत होती है और इसी सोच के साथ सरकार लगातार अलग अलग विभागों में नियुक्तियां कर रही है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अजय कुमार सिंह सर, आपका झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का साथ। इस बात को हम जरूर ध्यान रखें कि हम जिस काम के लिए चुने गए और जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है, उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रयास है। मीडिया में खबरें आती है, दिखाता है, कुछ लोग राजनीति करते हैं, उससे आपको विचलित नहीं होना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हम लोगों का जान बचाएं, उस पर हमें फोकस करना है। और हम विश्वास दिलाते हैं, आने वाले दिनों में हम लोग, मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सर 1.5 ईयर में आज आप देखिएगा कि अगर आपको खामियां मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तभी खामियां मिल रहा है। ही ज़्यादा खुशी का दिन है सर हम सबके लिए, जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर बने हैं आज, और सब बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं ये शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। बहाली थी और कितना समय लगा और इंतजार करना पड़ा, तो उस दौरान क्या कर रही थी? थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 2023 में एडवर्टाइजमेंट आया था, हमने तब फिल किया था और आज जाके हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। किसी भी बच्चे को अपने लाइफ में ये चीज सफर ना करे, इसलिए मैं खुद बचपन से ही मुझे ये मेरा विश्वास था कि मैं बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूं और जो प्रॉब्लम मैंने सफर किया वो किसी और को ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है। और स्पेशली मैं पीडियाट्रिशियन इसलिए बनी हूँ ताकि मैं बच्चों को सर्व कर सकूं इजीली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए जेएमएम के घोषणा पत्र पर सवाल उठा दिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि 2019 में वादा किया गया था कि स्नातक और पीजी के छात्रों को नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी उस वादे का क्या हुआ।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 2019 के चुनाव में वायदा किया था कि प्रत्येक नौजवान को नौकरी देंगे। जो स्नातकोत्तर है यानी पीजी किया है, जो बैचलर डिग्री वाला है, क्रमशः 7,000 और 5,000, यदि नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो 19 से आज 26 हो गया, एक को भी बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया क्या? खबर जामताड़ा से आपको बताते हैं, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर समेत 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी फर्जी कैशबैक ऑफर, ऑनलाइन स्कीम और बैंकिंग फ्रॉड के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैशबैक का लालच देकर ठगी करते थे। साथ ही एसबीआई के क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर एपीके फाइल डाउनलोड कराकर बैंक की जानकारी चुराते थे। पुलिस ने कई डिजिटल सबूत बरामद किए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूछताछ के क्रम में समीम अंसारी और कैफ अंसारी के द्वारा बताया गया कि ये लोगों के फोन पे में एक माई डील ऐप के माध्यम से कैशबैक का ऑफर का लिंक भेजते थे और ग्राहक जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते थे उसके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक डेबिट होकर माई डील ऐप में आ जाते थे, जिसका उपयोग साइबर अपराध कर्मी इसको गिफ्ट परचेस करने में या फिर इस पैसे को कमीशन पर बेचने की भी बात इन लोगों ने स्वीकारी है। अगली खबर दुमका से है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में किसी तरह की खानापूर्ति नहीं करें। एसआईआर के कामों को गंभीरता से लें। कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए, ऐसे उन्होंने निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि हमें इसी लक्ष्य पर काम करना है। इन लोग को बहुत बढ़िया से नियमानुसार अपने काम का पूरा करेंगे ताकि एक पात्र भारत नागरिक भी इस सूची से वंचित नहीं रहेंगे। एक पात्र भारतीय नागरिक का आइडेंटिफाई करते हुए उनका सबका सूची में शामिल करेंगे। झारखंड में मानसून के दौरान पुल पुलियों के ध्वस्त होने की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग से पिछले 10 साल में गिरे सभी पुल पुलियों की संख्या, उनके ध्वस्त होने के कारण और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है, जिस पर 2022 से ही सुनवाई जारी है। मानसून का महीना आ चुका है। राज्य भर की नदियों में एक बार फिर धारा का प्रवाह दिखेगा। फिर से एक बार खबरें आएंगी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े जो पुल और पुलिया के गिरने की खबरें सुर्खियां बटोरेंगी। लेकिन बता दें कि 2022 में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और साथ ही कोर्ट की ओर से यह जानकारी विभाग से मांगी गई थी कि राज्य में अब तक पिछले 10 सालों में कितने पुल और पुलिया ध्वस्त हुए हैं, उनकी जानकारी दी जाए। साथ ही जो दोषी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसकी भी जानकारी मांगी गई है। हमारे साथ इस मामले के जो जनहित याचिका जो करता है पंकज कुमार यादव, सीधे जानेंगे कि कोर्ट का जो पिछला आदेश था, पिछले 18 जून को भी सुनवाई हुई, तो कोर्ट का जो पिछला आदेश था वो क्या था? कोर्ट का पिछला आदेश यह था कि जितने भी पिछले 10 साल में जितने भी पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उस पुल के निर्माण में जो भी इंजीनियर जिनके निगरानी में उस पुल का निर्माण हुआ था और जिस ठेकेदार या संवेदक ने उस पुल का निर्माण करवाया था उसकी सूची उपलब्ध कराया। साथ ही ये भी जानकारी उपलब्ध कराया जाए कोर्ट को कि इन पर क्या कार्रवाई हुई। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने कठोर शब्दों में यह इस बार कहा है कि 10,000 रुपये पिटिशनर को भुगतान करें एज ए जुर्माना और एक सुनिश्चित करें कि सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां जो हैं से एक मुश्त तरीके से माननीय न्यायालय को उपलब्ध हो सके, ताकि जवाबदेही जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन पर जो है से कार्रवाई हो सके। तमाम चीज़ें फिलहाल जो है राज्य सरकार के पास इसका जवाब है, लेकिन कोर्ट में जब ये जवाब सरकारी तौर पर एक जिम्मेदारी के तौर पर दिया जाएगा तब लोगों के सामने सच्चाई सामने आएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। आपका झारखंड में इस साल अल नीनो के कारण कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। इसे लेकर राज्य सरकार ने चिंता जताई है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ऑनलाइन बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने कम बारिश से किसानों को होने वाली समस्याओं का मुद्दा उठाया
और कृषि मंत्री ने विशेष राहत पैकेज की मांग रखी है। आने वाले समय में वहां के किसानों के लिए एक रिलीफ फंड की व्यवस्था केंद्र सरकार करे ताकि किसानों को हम लोग कुछ हद तक वित्तीय राहत दिला सके। ये मैंने निवेदन माननीय शिवराज जी चौहान से किया है, न केवल झारखंड के लिए मगर पूरे देश के लिए। वैसे जिले जहां पे वर्षा कम होगी या वर्षा नहीं होने वाली है वहां पे राहत रिलीफ पैकेज रिलीज किया जाए।